नमस्कार। जी बिजनेस और स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप की खास पेशकश इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। इस स्पेशल सीरीज में हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को फीचर कर रहे हैं जिनकी कहानियों में दम है और वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए रोल मॉडल्स हैं। आज के इस एडिशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं सुरुचि शानबॉग, CEO शाची इंजीनियरिंग। आप एक लीडिंग इंडस्ट्रियल ड्राइंग और इवेपोरेशन सॉल्यूशंस कंपनी को रन कर रही हैं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे अगले एंटरप्रेन्योर हैं संजय जाधव, मैनेजिंग डायरेक्टर जाधव लेलैंड। आपकी कंपनी किसानों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मैकेनाइज्ड फार्मिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश पवार, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप, SAIL यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन अराइज। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर पवार, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और आज जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं। मैम, बातचीत का सिलसिला हम आपसे शुरू करते हैं। सुरुचि जी, ये बता सकें, आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग जनरली मेल डोमिनेटेड स्पेस रही है, तो आखिर इस तरफ आना कैसे हुआ, कैसे वो पहला कदम रखा गया? यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली। सो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था एंड इट वाज मेल डोमिनेटेड उस टाइम में तो, लेकिन मुझे वो पैशन था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है एंड दैट टुक मी एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए। मैंने एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू की मेरे हस्बैंड के साथ में एंड वी बोथ स्टार्टेड कंसल्टेंसी फर्म से हमने चालू कर दिया एंड टुडे वी हैव ग्रोन लाइक much faster also, much better also, and that is what I can say. ये कंसल्टेंसी से स्टार्ट हुआ, अभी हम देख रहे हैं आपके 2 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, पुणे में भी है, गुजरात में भी है। इनफैक्ट ये कैसे, मतलब इसको अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या लर्निंग्स रही हैं इसमें? 2 प्रकार के लर्निंग्स मैं बोल सकती हूँ। एक तो जब भी हमने कंसल्टेंसी फर्म चालू की थी तब से लेके आज तक वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हमको सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं बनना है जी, हमको अपने क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप करनी है, उनके ग्रोथ में पार्टनरशिप करनी है और उसी का नतीजा है जो आज हमारे 2 स्टेट ऑफ आर्ट यूनिट है, एक गुजरात में है, एक पूना में भी है, जहाँ से हमने जर्नी चालू की थी। और कस्टमर को अगर आप फोकस करते हो तो जी, आपका सक्सेस निश्चित है। दैट इज़ व्हाट ए लर्निंग फॉर मी एक्चुअली। कस्टमर के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्ट तो हमने 2 जनों से की थी, लेकिन आज हम एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ग्रो किया है एंड फोकस अपने लोगों पे भी हमको करना है और आगे चल के ये ड्रीम है कि बेटर प्लेस टू वर्क फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बने, ग्लोबली अपना प्रेजेंस हो। दैट इज़ आवर ड्रीम टुडे। राइट, वी विल कम बैक टू यू। आपकी कहानी के कुछ और पहलुओं को हम Yes. आपसे समझेंगे। फिलहाल हम जाधव साहब का एक बार रुख करते हैं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जहाँ तक आपकी कंपनी की बात है, हम ये देख रहे हैं जाधव लेलैंड, ये तो 2013 में सेटअप की गई, लेकिन जहाँ तक ग्रुप की बात है हम आपको और थोड़ा पीछे ले जाएंगे, जो 86 में आपने इसकी शुरुआत की। तो आखिर ये सफ़र किस तरह से रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ से, और बदलते दौर में किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं? We have started as an entrepreneur in 1986, a very small company, myself with two people, and but our endeavor was always to grow at a very faster rate. So we focused on the technologies, that is on the product technology and also the manufacturing processes. We tried to meet the international standards right from the beginning, and the journey has given us the rewards and recognition also. So we become a prominent player in the market of the cotton ginning and pressing, and now we are leading in the sector of the cotton ginning and pressing. We are exporting to about 14 countries our products of ginning and pressings. And then we started to diversify ourselves into various activities. We started for radiators manufacturing, we started for agriculture machineries, we started for the cotton yarns. And so this was all with the need, because of the growth areas which we envisaged. आने वाले 5 से 10 साल के किस तरह के टारगेट्स लेकर आप चल रहे हैं?
I think the country is high demand in high demand for the agriculture sector, and the country is lacking the premium or the good quality products which are to be available with the farmers. So to fill that gap, we are finding a very good exponential growth into the agriculture machineries. So, and then there is a huge overseas market. So in the 5 to 10 years, what you are saying, I think there will be maybe 10 to 15x times the growth of agriculture sector or the products which we are manufacturing and we intend to manufacture in the days to come. संजय जी, हम आपके पास लौटते हैं। फिलहाल हम डॉक्टर पवार का ये रुख करते हैं। डॉक्टर पवार, ये बता सकें, हम जिस तरह से मैम की स्टोरी देख रहे हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश हो रही है कि जो जीडीपी में है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर वो बढ़ सके, उस पर काफ़ी जोर है। और आप कैसे देखते हैं जो विमेन पार्टिसिपेशन है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं उसको? Fundamentally, women are more smarter than men. Okay, so why do I say that is because they are very good at multitasking naturally. They can be resilient, they can be persistent. ये जो qualities है ना, ये अगर वो हुनर अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट में डाल दिया, तो I think we can make better products. That is point number one. Point number two, very important here is the government is also supporting. There are various, as I mentioned in the earlier episode also, there are PLI schemes for manufacturing, there are rebates for manufacturing, machinery खरीदने के लिए सहूलियत है. And being a women entrepreneur, you also get more subsidies involved into it. So I think ये सोने पे सुहागा वाला हिसाब है. If women today in India start getting into entrepreneurship and manufacturing in that, I think in the last 15-20 years what we missed in the country of building our own manufacturing setups, building our own products. We were the ancillaries giving our products to people, or probably the IT wave was only about catering to the international players. I think manufacturing builds the robustness of the economy, and the more we are able to, अगर कोशिश करते हैं कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो और खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे हैं, domestic or international, तो definitely this entire movement that we are doing is successful, क्योंकि women, one is dedication बहुत strong होता है, commitment बहुत strong होता है, and with a right product, then of course they can capture market. That's absolutely right. तो सुरुचि जी, आइए थोड़े और कुछ पहलुओं को टच करते हैं। आप बताइए कि इंडस्ट्रीज़ को केटर कर रहे हैं आप फिलहाल, यूएसपी किस तरह से है, और ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप उसमें कैसे कदम बढ़ा रहे हैं आगे? आप सुबह उठते हो तो सुबह की कॉफ़ी से लेके आपकी रात की दवाई तक, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में होते हैं शायद अपने प्लांट से बने होंगे, आई कैन से दैट। तो बहुत शॉर्टली अगर कहना है तो वी डील टू फार्मा इंडस्ट्री में हमारा प्रेजेंस है, फूड इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, जो फैटी एसिड्स है उसमें है। अपना यूएसपी ये है कि कुछ फार्मा के ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है जिसमें सिर्फ अपने ही प्लांट है, अपने ही डिज़ाइन सक्सेसफुल हुए, फैटी एसिड्स में अपने ही डिज़ाइन है, और एवापोरेशन जो आपकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें जो एवापोरेटर्स यूज़ होते हैं उसमें भी हम कैटर करते हैं। ये आज की नीति है कि आप अगर इनोवेट करोगे तो ही इंडस्ट्री में टिके रहोगे। तो इनोवेशन के लिए जो कस्टमर के पेन पॉइंट्स कभी कभी होते हैं उसके लिए हम इनोवेशन करते हैं, जो लर्निंग्स होते हैं उसको अडॉप्ट करके उसको इनोवेट करते हैं। तो उसके लिए हमने नीदरलैंड की पार्टी है जिसमें हमने सेल्फ क्लीनिंग एवापोरेटर टेक्नोलॉजी लाई हुई है। इटली की पार्टी है जो अपना हार्ट होता है ड्रायर्स का, उसके लिए हमने टाई अप किया हुआ है, और दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग अहेड। तो आप ये बताइए, जिस तरह से आप टाई अप्स कर रहे हैं, ये जो ग्रोथ हो रही है, जो आगे संभावनाएं हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन के किस तरह के प्लान्स हैं? बहुत सारे मार्केट अभी ओपन अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ द थिंग्स। उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इंटरनेशनली हमने कई जगह पे अपनी बातचीत भी चल रही है, तो एसोसिएट्स भी है अपने इंटरनेशनल मार्केट में, और ग्लोबली प्रेजेंस अपना और बढ़ेगा, वैसे भी है और बढ़ेगा, उसकी बहुत सारे संभावनाएं हैं, उसकी कोशिश भी जारी है। ओके, हम आपके पास लौटते हैं। तो संजय जी, ये बता सकें आपके डाइवर्सिफिकेशन को लेकर किस तरह के प्लान्स हैं, उस पर आप कैसे सोच रहे हैं? अभी जो मैकेनाइज्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स पर आप जोर दे रहे हैं, आगे चलते हुए कैसे और इसको डाइवर्सिफाई करने पर आप विचार कर रहे हैं?
In the agriculture sector, it is a multi-fold in the sense that now we are making certain equipments for the land preparation. After the land preparation comes the seeding. The seeding, then comes the nurturing or the developing the farms. That is spraying and weeding and so many. And then the harvesting and then the residual management. So now we are into the land preparation. So we wanted to diversify further into the all these stages, that is nurturing the plant, developing the this one agriculture produce, and then also the harvesting. So gradually we'll be doing and we'll be providing a complete solution to the farmer. इस बदलते दौर में एक्सपोर्ट मार्केट में आप किस तरह के ट्रेंड्स को शेयर करना चाहेंगे? क्या आप कैप्चर कर पाए हैं? क्या गैदर किया जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? एक्सपोर्ट मार्केट जो है वहाँ इसमें हमने काफ़ी ये किया है. पर्टिकुलरली हमने युगांडा दिया है, नेपाल दिया है, एंड थ्रू आवर प्रिंसिपल्स, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर यूनिट इन कोलैबोरेशन विद फाल्क इटालियन, तो उनके थ्रू हमने ऑस्ट्रेलिया में भी दिए है. बट एक्सपोर्ट में एक डिफरेंट चैलेंज है, बिकॉज इसमें द ट्रैक्टर्स विच वी आर यूजिंग इन आवर कंट्री एंड द ट्रैक्टर्स विच आर यूज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, देयर इज़ ए ह्यूज गैप. हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 65 HP तक के ट्रैक्टर यूज़ होते हैं, वेर एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट द ट्रैक्टर्स विच आर यूज आर 100 HP प्लस. So the type of equipments which are required here and also the type of equipments which are required in the export market is altogether different होता है. संजय साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक हम देख रहे हैं एक ये फैमिली ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर आपका क्या नज़रिया है? उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? आई स्ट्रांगली बिलीव इन प्रोफेशनलिज्म, तो इसलिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए हैं सो दैट people understand their job, their responsibilities, their roles, and they will be trained. So nowadays we are investing more into people than into the machines and the facilities or the plant. So investing into the people will lead into the professionalism, and professionalism in the company can really make a growth. आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट, एनर्जाइजिंग एंटरप्रेन्योर्स. फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं. वेलकम बैक. आइए इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट के सफर को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर पवार, हम मैम ने जैसे अभी कुछ देर पहले मेंशन किया इनोवेशन. ये इनोवेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे और स्मॉल बिजनेसेस को क्या बताना चाहेंगे? चाहे इनोवेशन हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हो, बेहतर क्वालिटी हो, मतलब किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, कैसी रणनीति बनाएं? सो जितनी भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनोवेशन के अलावा चारा क्यों नहीं है? वाई इज़ इट? ऐसे क्यों हो सकता है कि इनोवेशन नहीं करेंगे तो नहीं टिकेंगे? क्योंकि कैश फ्लोज टाइट होते हैं, मैन पावर बेस्ट क्वालिटी की आपके पास नहीं होती, कि क्योंकि वो चली जाती है बिग कंपनीज़ में, राइट? Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में चली जाती है. आपके पास रिसोर्सेज की हमेशा कमी होती है. तो पुरानी कहावत है दैट यू नो इनोवेशन इज़ द मदर ऑफ नेसेसिटी. सो इनोवेशन करे बगैर ये बिजनेसेस खड़ी ही नहीं हो सकती. अच्छा, स्मॉल बिजनेसेस कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि इनोवेशन हम किस तरह से वो सोचते हैं इनोवेशन कोई इन्वेंशन है. हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मैं एक बेसिक फार्मूला, जब भी हम एंटरप्रेन्योर से काम करते हैं, हम बेसिक फार्मूला पे बात करते हैं. हम कहते हैं कोई भी चीज़, आप जो भी चीज़ अभी कर रहे हो उसे आप फास्टर, बेटर, चीपर, ईजियर कर सकते हो क्या? ओके, मतलब आपको फास्ट करनी, वही चीज़ जो कर रहे हो उसे फास्ट करनी है, उसे बेहतर करनी है पहले से, उसे ईजियर करनी है और चीपर करनी है. इनोवेशन हो गया. बिल्कुल, बिकॉज दैट्स व्हाट योर कस्टमर्स वांट. दे वांट इट फास्टर, बेटर, ईजियर एंड चीपर. राइट. तो मैम, हम जिस तरह से आपके विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं, इस दौर में ये कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किस तरह से आप उस पहलू पर जोर दे रहे हैं? जैसे सेल्फ क्लीनिंग के टेक्नोलॉजी देने वाले हम भारत में इकलौते सप्लायर है. क्या बात है. तो ये वर्क कैसे करती है एग्जैक्टली? बहुत टेक्निकल टर्म है, लेकिन जैसे एवापोरेटर में ट्यूब्स होते हैं जिसको अब कुछ केमिकल की वजह से, जैसे अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो ट्यूब्स को फाउल करती है, मतलब ट्यूब्स के अंदर से उसकी जमा हो जाता है. करोजन? नहीं, नॉट करोजन, वो जमा हो जाता है वो. ओके. तो उसके वजह से
हीट ट्रांसफ़र एरिया छोटा हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो घटते जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको बंद करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है और फिर चालू करना पड़ता है जी। तो इससे ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये एवापोरेटर चलते समय ही ये आपकी ट्यूब्स क्लीन रखेगा या उसकी फाउलिंग का जो दिन है वो बढ़ाएगा, तो आप ज़्यादा दिन तक वो सेम परफॉर्मेंस पे वो एवापोरेटर काम कर सकता है। डिज़ाइनिंग का कितना क्रूशल रोल होता है आपके स्पेस में? डिज़ाइनिंग का ही तो रोल होता है सारा, क्योंकि डिज़ाइनिंग में ही हम ये इसमें किस तरह से इनोवेशन हो रहा है? तो वही मैंने बोला कि सिंस ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री है, कस्टम बिल्ट होती है, मतलब आपकी शर्ट किसी और को नहीं बैठती है, तो हर एक का प्लान भी इसी प्रकार से होता है और उनकी आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिक नेचर है क्या, उस हिसाब से उसमें डिज़ाइन इनपुट होता है। संजय साहब, आप बता सकें, आपकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं इनको किस तरह से आप और मजबूती दे रहे हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस पर अगर आप कुछ शेयर कर सकें। सो द स्ट्रेंथनिंग इज़ द यूटिलिटी व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे कारपोरेट से अटैच हो रहे हैं एंड वी आर सप्लाइंग आवर इक्विपमेंट्स टू किर्लोस्कर को देते हैं, लेमकन को देते हैं, अनदर 2-3 कंपनीज़ को हम देते हैं। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स हम पैन इंडिया भेज रहे हैं और अलग अलग सॉइल कंडीशंस, अलग अलग जगह का रिपोर्ट्स हमको आता है एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन और वी मेक मॉडिफिकेशंस इनटू द प्रोडक्ट सो दैट ये इसकी यूटिलिटी ज़्यादा तौर पे ये हो जाए। सिमिलरली वी आर गिविंग आवर प्रोडक्ट्स इनटू द ओवरसीज़ मार्केट, तो वहाँ की ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड सॉइल कंडीशंस क्या है, एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या है, यूसेज के प्रैक्टिसेस कैसे है, उस हिसाब से डाटा लेके देन वी मेक इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इनटू आवर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ द वे वी स्ट्रेंथन आवर प्रोडक्ट्स। संजय साहब, ये जो न्यू एज फार्मिंग है, आप एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं आजकल, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, ये किस तरह से ये जो कृषि क्षेत्र की रूपरेखा है, इसके डायनेमिक्स को कैसे बदल सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्टीमेटली आई बिलीव कि इसका यूसेज प्लांट का जो डायग्नोसिस करना है, उसको प्लांट को क्या ट्रीटमेंट देना है, डॉक्टर से कैसा एडवाइस लेना है फॉर द प्लांट एंड यूसेज ऑफ ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग एंड फॉर विजिलेंस, इतना ही आने वाले पीरियड में हमारे देश में रहेगा, ऐसा मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लगता है। आपके आईपीओ को लेकर भी प्लान्स हैं? Yeah, definitely. That is the ultimate goal, that we wanted to give a public an opportunity of dealing with the very good company, and this is going to be a very growth company. So IPO is in the is the sector in which we want to work, and for that we have already started हमारे जो basics जो है IPO के लिए, and maintaining our financials and all the ratios and everything, and the growth. It is happening. So definitely we have a ultimate plan of an IPO. डॉक्टर पवार, अभी जैसे हमने आईपीओ का भी जिक्र किया है, आईपीओ पर हम आपका भी नज़रिया चाहेंगे, क्योंकि एमएसएमई प्रमोटर्स जो हैं उनके जहन में काफ़ी हेजिटेशन रहती है। इस तरह प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं, आपका क्या मैसेज होगा? पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम कौन से वक्त पे आईपीओ करें, क्या होना चाहिए, राइट टाइम क्या है। सो राइट टाइम इज़, अगर आप हम प्राइवेट फंड्स के बारे में बात करें तो वो तो स्टार्टअप को भी मिल जाता है, 25-25, 50-50, 100-100 करोड़ मिल जाते हैं। सो इट इज़ नॉट द राइट टाइम, इट इज़ अबाउट वेदर यू हैव द राइट स्ट्रक्चर टू गो इनटू द आईपीओ। सो स्ट्रक्चरली बिजनेस को सही करना, उसको एक दिशा में लेके जाना, उसके प्रॉस्पेक्टिव्स को सही करना, आई थिंक ये तैयारी जब एसएमईज कर लेते हैं। दूसरा एक मिथ है दैट आई लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो ये ज़रूरी नहीं है दैट यू लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द कंपनी। इन फैक्ट यू आर यूजिंग द मनी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल टू बूस्ट योर प्लान्स एंड टू मेक वो जो तरीका होता है 10x ग्रोथ या 100x ग्रोथ का, वो आप इस फंड से कर सकते हो। पर लोग आपको तब तक फंड नहीं देते जब तक आप लोगों को ये नहीं बता पाते हो कि आप उसका करोगे क्या। एसएमईज ने भी ये समझना चाहिए दैट इट इज़ ओके टू टेक हेल्प एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज पाइपलाइन है, बिजनेस इज अ पाइपलाइन। वो जितनी स्पीड में आप करोगे और सटीक स्पीड में करोगे, वरना वो टॉपल अप होती रहेगी हर बार।
Absolutely. And that is losses, fundamentally losses. So we should not get into that trap. या तो मैम चलते हुए हम आपसे एक और क्रूशल एस्पेक्ट है जिस पर आपका व्यू चाहेंगे, वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर आपने खुद कैसे काम किया? इनफैक्ट हम देख रहे थे अक्टूबर 21 में आपने एक ये न्यू ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की थी। अपने ब्रांड के का जो लोगो है उसको 3 एस्पेक्ट पे हमने सोचा था। एक है ट्रस्ट, दूसरी है पार्टनरशिप एंड वैल्यू टू द कस्टमर। तो उस हिसाब से हमने वो ब्रांड को डिफ़ाइन किया था और हमने सोचा कि रीब्रांड इसके लिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो राइट मैसेज जो अपने लोगों के थ्रू लोगों को जाता है तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर मतलब भी उसका निकल के आना चाहिए, अपने जहन में भी होना चाहिए कि अपनी ब्रांड की वैल्यू ये है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वैल्यू फॉर द ब्रांड टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। तो ब्रांडिंग के इसमें हमें सब लोगों के साथ में जुड़ना है थ्रू जो सोशल डिजिटलाइजेशन है, फार्मर्स की विजिट्स है, एग्जीबिशंस है और बहुत सारे कंसल्टेंट्स हम अपॉइंट कर रहे हैं जो इसमें मास्टर्स है एंड उनके थ्रू हम बहुत सारी इनपुट्स लेके टाइम टू टाइम हम बदल के हम हमारी कंपनी का ब्रांडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो आइए फाइनल कमेंट अब लेते हैं डॉक्टर पवार से। ये ब्रांडिंग का काफ़ी क्रूशल रोल रहता है। अगर ग्रोथ के सफ़र पे बढ़ना है तो उसमें कई एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को, और ब्रांडिंग उसमें से क्रूशल है। और आजकल के दौर में जब डिजिटल हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें ड्राइव हो रही हैं, ब्रांडिंग पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उस पर चलते समय किन पहलुओं पर जोर दें? पहले तो मैं कुछ मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, और मिथ ये है कि ब्रांड बनाना है, पर ब्रांड बनता कैसे है? सेम इन्फॉर्मेशन अगर अलग अलग तरीके से बहुत दिनों तक मार्केट में जाती रही तो उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का एक परसेप्शन बनता है, वो होता है ब्रांड। अब वो बनाते वक्त किस तरीके से बनाया जाता है? आज अगर मैं 10 साल 15 साल पहले जाऊं तो ब्रांड बनाना एक डिफ़िकल्ट एक्टिविटी थी। आज इतने टूल्स अवेलेबल हैं, डिजिटाइजेशन अवेलेबल है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, माय गूगल एंड एसईओ जो भी ये टर्म्स हैं ये सारे अवेलेबल हैं और ये कंसिस्टेंट एक्टिविटी है। इट इज़ लाइक फार्मिंग, आप वो डाल देते हो और उसके बाद आप रुकते हो कि कहाँ से आने वाला है, बट वो आता ज़रूर है। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ वर्क इनसाइड एंड लिव दैट ब्रांड विद देयर एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर वो एम्प्लॉयज़ और हम खुद मिलके वो ब्रांड जिए ना तो फिर वो ब्रांड खड़ा नहीं होता। दिस इज व्हाट माय एडवाइस वुड बी टू पीपल। So that's all the time we had. Thank you very much for joining us and being part of this session. Thank you सुरुचि मैम। संजय साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर पवार थैंक यू। तो आज के इस सेशन में इतना ही। चलते चलते हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। हमारी ओर से आप सभी को आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट का ये सफर जारी रहेगा। नमस्कार, गुड बाय।